हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग एक बहुत अच्छी भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि भारतीय रेलवे में वैकेंसी निकली हुई है। आरआरबी के माध्यम से इसकी वैकेंसी निकलती है। जो भारतीय रेल में नौकरी करने के सपने देखते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है ये। तो आप सभी इंटरेस्टेड हों तो इसको जो है अपना पूरा कंप्लीट वीडियो देख करके ही जाएँ, जिससे कि आपको पूरा नॉलेज मिल जाए इस भर्ती के संबंध में। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि अभी 30 मार्च 2026 को एक नई भर्ती आई हुई है, जो भारतीय रेलवे के द्वारा, इंडियन रेलवे के द्वारा भर्ती निकाली गई है। इसमें टेक्नीशियन की भर्ती निकली हुई है, जिसमें 6565 पदों की संख्या है, जो कि पिछली भर्तियों की तुलना में देखा जाए तो कम है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी वैकेंसी है इसमें। और इसमें जो टेक्नीशियन की भर्ती है ये 2 भागों में बटी हुई होती है। एक टेक्नीशियन ग्रेड 3 की होती है और एक होती है टेक्नीशियन ग्रेड 1 की। मतलब ग्रेड 1 और ग्रेड 3 की 2 वैकेंसियाँ होती हैं इसमें, और दोनों के लिए भी योग्यता जो होती है वो अलग अलग होती है। तो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि इसकी क्या योग्यता होगी और इसमें क्या क्या सिलेबस होगा और क्या आयु होगी, कितने इसमें जो आरक्षण होगा, किसको कितना आरक्षण मिलेगा, ये सारी चीज़ें के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग इसमें क्या क्या इसमें क्वालिफ़िकेशन और क्या भर्ती निकली हुई है, इसमें देखते हैं। तो आरआरबी टेक्नीशियन की जो भर्ती होती है ये बहुत अच्छी भर्ती होती है। खासकर देखा जाए तो आईटीआई होल्डर्स के लिए बहुत अच्छी भर्ती होती है। कारण यह है कि आईटीआई होल्डर्स के लिए जो भर्ती होती है उसमें कोई दूसरा ट्रेड वाला, दूसरा कोर्स वाला कोई दूसरा उसमें अप्लाई नहीं कर सकता है। जैसे हम लोग देखेंगे कि इसमें आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो वैकेंसी होती है इसमें सिर्फ और सिर्फ आईटीआई वाले कैंडिडेट से ही अप्लाई कर सकते हैं। हल्का फुल्का कुछ पद होते हैं जिसमें कि इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स वाले को भी ले लेता है, या फिर जो है डिप्लोमा होल्डर्स को ले लेता है। लेकिन अब अगर हम लोग ग्रेड 3 की बात कर रहे हैं तो इसमें लगभग मान चलिए कि 90% वैकेंसी जो होती है आईटीआई होल्डर्स के लिए होती है। जो बच्चे आईटीआई करके तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी निकली हुई है। तो इसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि जो आईटीआई लेवल की वैकेंसी होती है इसमें अलग अलग ट्रेड की वैकेंसी निकलती है। अलग अलग ट्रेड का मतलब ये है, जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, फिटर हो गया, कंप्यूटर हो गया, और वेल्डर हो गया, प्लम्बर हो गया। मतलब जितने भी ट्रेड होते हैं लगभग सभी ट्रेड की वैकेंसी आती है। कोई ट्रेड इसमें अछूता नहीं रह जाता है। हाँ, यह है कि कुछ ट्रेड ऐसे होते हैं आईटीआई के जिसमेमें बहुत कम या ना के बराबर वैकेंसी रहती है, लेकिन वैकेंसी रहती है इसमें। तो इसमें देखेंगे जो पदों की संख्या है, हमारा 6565 पद की संख्या है। इसमें जो दिया गया है इसमें बढ़ ही सकता है, घटने का कोई चांस नहीं होता है। और इसमें जो भी पद होते हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन जो योग्यता मांगी जाती है, तो इलेक्ट्रीशियन में सिर्फ इलेक्ट्रीशियन वाले पद वैकेंसी पे भी फॉर्म नहीं भर सकता है। उसमें कई पद होते हैं जो कि इलेक्ट्रीशियन वाला उस पर भर सकता है, एलिजिबल होता है। जब आप अप्लाई करने लगेंगे तो आप अपनी योग्यता जैसे ही डालेंगे, हाई स्कूल या इंटरमीडिएट डालने के बाद में उसमें जब मांगेगा आपका प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन, तो प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन में आपका साफ साफ उसमें जब आप आईटीआई अपने ट्रेड का नाम उस पर सबमिट कर देंगे तो सबमिट करते हैं उस पर पूरी लिस्ट उसमें ओपन होकर के आ जाती है कि आप कितने पद के लिए एलिजिबल हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, इस वैकेंसी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें जो भर्ती निकली हुई है यह भारत सरकार के द्वारा निकाली जाती है। भारत सरकार का जो उपक्रम है भारतीय रेलवे, उसके द्वारा वैकेंसी निकाली जाती है। और ये पूरे भारत में एक साथ वैकेंसी निकलती है। ऐसा नहीं होता है कि हाँ किसी जोन में अलग निकले फिर किसी जोन में अलग निकले, इस तरीके से नहीं होता है। सारे जोन का एक साथ वैकेंसी निकलता है। लेकिन एक चीज़ ये है कि थोड़ा सा निगेटिव ये होता है कि एक कैंडिडेट किसी एक ही जोन में वैकेंसी में अप्लाई कर सकता है, किसी एक जोन में अप्लाई कर सकता है, एक जोन से ज़्यादा में अप्लाई नहीं कर सकता है। अप्लाई करता है तो उसमें रिजेक्ट हो जाता है फॉर्म, या अप्लाई ही नहीं होता है। तो किसी एक जोन में आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ यह है कि अगर आप जिस जोन में अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी वैकेंसी को देखिए, प्लस उसमें देखें कि कितने मेरिट जाती है। क्योंकि आईटीआई, सोचिए कि सिर्फ आईटीआई किए हुए बंदे इसमें अप्लाई कर रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं जो कि आईटीआई बाद में करते हैं। उसके पहले डिप्लोमा किए रहते हैं या बीटेक किए रहते हैं, उसके बाद आईटीआई करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि उनको उनके लेवल से डिप्लोमा या बीटेक लेवल पे नौकरी नहीं मिलती है, तो वो लोग आईटीआई कर लेते हैं। तो अगर वो लोग आईटीआई कर लेते हैं तो सिर्फ आईटीआई किया हुआ जो कैंडिडेट होता है उससे कंपटीशन आईटीआई डिप्लोमा या बीटेक वाले से कंपटीशन करना होता है। तो इसलिए मेरिट बहुत हाई जाती है। तो ये चीज़ ध्यान रखते हुए, प्लस जो
वैकेंसी आपकी आई हुई है उसमें सीटों की संख्या जो है, सीटों की संख्या भी देखना है कि सीटों की संख्या किस बोर्ड में ज़्यादा है, किस भर्ती बोर्ड में ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से आप अप्लाई करें। और उसमें अप्लाई करने के लिए आपको आधार कार्ड कंपलसरी है। उसमें जो अप्लाई करेंगे तो आपका आधार कार्ड लगेगा, आपको आपका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन लगेगा, उसके साथ में प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन लगेगा। ये सारे डिटेल आपको फिलअप करना होता है। फ़ोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान से अप्लाई करते समय अपलोड करना है। यदि ये चीज़ें सही नहीं रहती हैं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, तो फिर उसमें संशोधन करने का कोई ऑप्शन नहीं रहता है। 1 साल आपका बर्बाद हो जाता है। तो इसमें हम लोग ये बात करें, पदों की संख्या 6565 पदों की संख्या है इसमें। और किसको किसको मौका मिलेगा? मौका की बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ ITI को मिलता है ग्रेड 3 में, या फिर उसमें कुछ पद होते हैं जो इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स या फिर डिप्लोमा कैंडिडेट्स होते हैं, उनको मिलता है मौका। और फिर ग्रेड 1 में जो होता है डिप्लोमा के लिए, डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए मिलता है, या फिर BSc जो कैंडिडेट्स किए हुए होते हैं उनको मिलता है ग्रेड 1 में। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। और उसके बाद में फिर क्या है कि इसमें जो आयु मांगी जाती है, आयु मिनिमम 18 साल मांगी जाती है और अधिकतम इसमें 30 साल ही लिया जाता है। और ये ग्रेड 3 की बात हो रही है, 18 साल से 30 साल तक लिया जाता है। और ग्रेड 1 में अगर जाते हैं तो ग्रेड 1 में 3 साल के इसमें इंक्रीज कर दिया जाता है, 18 साल से लेकर के 33 साल तक लिया जाता है। तो इससे ज़्यादा अगर आयु आपकी हो जाती है तो भी एलिजिबिलिटी से बाहर हो जाते हैं। लेकिन शर्त यह है कि ये सामान्य स्थिति के लिए होता है। आरक्षित वर्ग को उनके आरक्षण के अनुसार आयु में छूट मिलती है। तो अब देखते हैं कि किसको कितने वर्ष की आयु की छूट मिलती है। इसमें आरक्षण के हिसाब से देखेंगे तो इसमें OBC को 3 वर्ष की आयु की छूट मिलती है, चाहे आप ग्रेड 1 के लिए अप्लाई करें या ग्रेड 3 के लिए अप्लाई करें। अगर ITI कैंडिडेट्स हैं तो ग्रेड 3 में जाएंगे, उनको अगर 30 साल तक के लिए उसमें एलिजिबिलिटी मांगी गई है तो 33 साल तक के कैंडिडेट्स जो हैं वो OBC वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे कि SC या ST कैंडिडेट हैं तो उनको 5 वर्ष की छूट मिलती है। मतलब 5 वर्ष अगर उनका इंक्रीज कर गया 30 की जगह पे 35 साल, अभी नहीं हो 35 के लगभग हुआ है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उसमें आपको छूट मिल जाती है। और इसके साथ में अन्य जो सब कैटेगरीज होती हैं उनके लिए भी आरक्षण होता है। तो उनको अलग अलग जो भारत सरकार के मानक होते हैं उस मानक के अनुसार भी उनको आयु में छूट मिलता है। या फिर एक सर्विसमैन जो होते हैं उनको छूट मिलता है, जो इंडियन आर्मी के लोग जो होते हैं उनको भी छूट मिलता है, मौका मिलता है। और बात करें हम लोग इसकी वैकेंसी का जो सिलेबस होता है, सिलेबस क्या होता है और किस तरीके से परीक्षा होती है। तो परीक्षा इसकी ऑनलाइन ही होती है। इसका सेंटर जो होता है वो भर्ती बोर्ड के द्वारा ही दिया जाता है। किस जगह पे सेंटर भेज देता है पूरे भारत में कोई क्लियर नहीं होता है। ये मान चलिए कि 400-500 किलोमीटर के रेंज में भी जा सकता है, 200-300 किलोमीटर के रेंज में भी हो सकता है। या फिर आपके अगर बड़ी सिटी में रहते हैं तो आपको बड़ी सिटी अगर है तो वहाँ भी सेंटर हो सकता है, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं रहता है कि किस राज्य में या किस ज़िले में आपका सेंटर रहेगा। तो ये चीज़ें ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। अगर आप इस स्थिति में हैं कि हाँ आप कहीं भी जा कर के वैकेंसी के लिए आप अप्लाई किए हैं तो उसके लिए परीक्षा दे सकते हैं, तो अप्लाई कर दीजिए इसको। और अगली बात यह है कि इसमें क्या क्या सब्जेक्ट पूछा जाता है। सब्जेक्ट में नॉर्मल चीज़ें ये होती है कि जो जनरल अवेयरनेस होता है वो रीजनिंग, बेसिक कंप्यूटर, मैथमेटिक्स और अपना बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग, इतनी चीज़ें पूछी जाती है। और ये 100 नंबर का होता है। जैसे हम लोग बात करें कि इसमें अलग अलग टॉपिक से कितना कितना क्वेश्चन आता है, तो इसमें जनरल अवेयरनेस जो क्वेश्चन होता है 10 क्वेश्चन होता है, रीजनिंग से 15 क्वेश्चन होता है, बेसिक कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन होता है, मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन होता है। और इसमें बेसिक हमारा जो साइंस होता है और इंजीनियरिंग जो होता है, बचा हुआ जो क्वेश्चन होते हैं वो पूरा का पूरा हमारा ये बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग से हो जाता है। तो कुल मिलाकर के 100 नंबर का क्वेश्चन आता है और एक नंबर का क्वेश्चन रहता है। तो 100 नंबर में आपकी कॉपी चेक होती है जो आप पेपर देते हैं। और इसमें यह भी ध्यान रखना है कि 100 नंबर का भले ही है, 100 क्वेश्चन है, लेकिन इसमें निगेटिव मार्किंग होता है। निगेटिव मार्किंग होने का मतलब यह है कि यदि आप गलत क्वेश्चन करते हैं तो 1/3 निगेटिव मार्किंग होता है। मतलब यह है कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं और 3 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आप 0 नंबर पाएंगे। एक क्वेश्चन पे 1 नंबर मिल जाएगा, प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, मतलब 3 बार अगर एक क्वेश्चन गलत किए तो 1 नंबर वो माइनस हो जाएगा। माइनस एक क्वेश्चन प्लस बराबर 0 हो जाएगा आपका। तो
तो ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें गलत होने के क्वेश्चन ज़्यादा चांसेस होते हैं अगर आप उसमें तुक्का मारते हैं तो। तुक्का मारने वाले के लिए कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। जो इसमें सही क्वेश्चन को सॉल्व करके आते हैं उन्हीं के ही सिलेक्शन होने के चांसेज होते हैं, वो भी अच्छे से अच्छा क्वेश्चन करके आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करके आते हैं, उन्हीं के चांसेज होते हैं। पहले ये होता था कि इसकी वैकेंसी जो होती थी अच्छी आती थी, ज़्यादा वैकेंसी आती थी, 20,000 30,000 40,000 तक वैकेंसी आती थी। ऊपर से इसके जो मेरिट होता था बहुत कम जाता था, 35 नंबर 40 नंबर 45 नंबर पे भी इसमें सिलेक्शन हो जाया करता था। लेकिन अब ये स्थिति है कि 35-40 नंबर का सपना ख़त्म हो गया। इसमें कम से कम 70 75 72 तो मेरिट जाती है, मिनिमम की बात कर रहे हैं। बाकी ऊपर की बात करते हैं तो 80 85 86 87 नंबर तक 90 नंबर तक मेरिट जाता है इसमें अच्छे से अच्छा करने को कोशिश करेंगे तभी इसमें सफल होने के चांसेज होता है। तो इसमें ये वैकेंसी के बारे में मैंने बता दिया और सारी चीज़ें मैंने डिटेल बता दिया कि किस तरीके से कैसे क्या होना है। तो आप अगर ITI कंप्लीट कर चुके हैं तो आप ग्रेड 3 के लिए एलिजिबल हैं, और जैसे ही वैकेंसी आ जाती है, अभी नोटिफिकेशन आया हो, जैसे वैकेंसी आ जाती है आप सभी इसको जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए, जिससे कि आप जो है लेट में जो समस्या पैदा होती है, पोर्टल पर समस्या पैदा होती है, उससे बचा जा सके। और दूसरी बात यह है कि इसका जो नौकरी होता है, नौकरी का मतलब जो हम लोग जॉब पीरियड में जाते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ काम नहीं होता है, नॉर्मल ट्रेनिंग मिलती है स्टार्टिंग में। नॉर्मल ट्रेनिंग जो मिलती है तो लगभग जो है 3 महीने से लेकर 6 महीने तक ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग पीरियड होता है, अच्छी जगह पर ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद में पोस्टिंग दे दी जाती है। अगर आप किसी भर्ती बोर्ड में जो वैकेंसी अप्लाई कर देते हैं तो भर्ती बोर्ड में आप अगर सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद छोटे छोटे जोन में वो भर्ती बोर्ड बटा हुआ होता है, डिवीज़न में बटा हुआ होता है। तो होने के बाद फिर वहाँ पर भी मांगा जाता है कि आप किस डिवीज़न में जाना चाहते हैं, किस जोन में जाना चाहते हैं, तो उस जगह पे आपकी पोस्टिंग हो जाती है। लेकिन उसमें पीरियडिटी के हिसाब से होता है, किस जगह पे कितने पदों की संख्या खाली है और आप कितना नंबर प्राप्त किए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें बात की बात होती है। लेकिन फ़िलहाल अभी जो भर्ती आई हुई है भारत सरकार में, भारतीय रेलवे में रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 की, वो बहुत अच्छी भर्ती हुई है, और आप लोग जल्द से जल्द इसको अप्लाई कर दीजिए और अपने तैयारी में लग जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।